नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात, बाढ़ से घिरे बिहार के लोगों को मिल रही राहत की। जी हां, बिहार में जो लोग बाढ़ से घिरे हैं उन्हें सरकार की तरफ से राहत भी मिल रही है। सरकार ने व्यापक तैयारी इसके लिए की है और इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत कैंपों में लोगों को मदद दी जा रही है। समस्तीपुर के मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर में गंगा और बाया नदी का पानी घुस गया है। लिहाजा प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकारी स्तर पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। इसमें पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश की रिपोर्ट। समस्तीपुर का विद्यापति नगर प्रखंड के कई गांव बाया नदी के पानी से बाढ़ प्रभावित है और यहां पर बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जो आपको मैं तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी किचन में भोजन बनाने की तैयारी अभी चल रही है और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ये चावल लगभग तैयार हो चुके हैं और जो सामग्री है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे सब्जी वगैरह बनाए जा रहे हैं और कुछ देर बाद जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें खाना खिलाया जाएगा। और यहाँ पर जो इस कम्युनिटी किचन के प्रभारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आपका क्या नाम हुआ? सुधांशु कुमार। सुधांशु जी, यहाँ पे कम्युनिटी किचन कब से चल रहा है और क्या कुछ भोजन में दिया जाता है? विगत 6 दिनों से चल रहा है यहाँ पे कम्युनिटी किचन और यहाँ पे लोगों को समुचित व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ पे प्रतिदिन 350 लोग सुबह और शाम भोजन कर रहे हैं। उनको मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है और प्लास्टिक का वितरण भी किया गया है। सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो कितने टाइम यहाँ पे भोजन लोगों को दिया जाता है? 2 वक्त की भोजन दी जाती है, सुबह और शाम में। जी, क्या कैसा है व्यवस्था? इसका व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ मारपीट होता है। अच्छा, डेली रात भी मारा है। किस चीज़ को लेकर? खाने के लिए किसी के पता में देगा, किसी के पता में नहीं देगा। क्यों? कितना टाइम भोजन दिया जाता है? दिया जाता है 11 बजे, कभी 12 बजे। ये कोई नियम नहीं है। टाइम कितना बार दिया जाता है? क्या टाइम का? एक ही टाइम, एक टाइम। बहुत बुरा स्थिति यहाँ पर हो रहा है सर। अच्छा। हाँ, यहाँ पर निमलबरी को बात है, कमजोर को बात है, कमजोर यहाँ पर गुजारा वजारा नहीं है। बेमतलब भी आकर आता है, वह खाने पीने समय मारपीट करके अपना चल देता है। जो इनके द्वारा बताया जा रहा है मारपीट की घटना, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर अधिकारियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बात खगड़िया की करते हैं, जहां के 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। हालांकि इनके लिए 3 राहत शिविर बनाए गए, जबकि 57 कम्युनिटी किचन यहां चलाया जा रहा है, जिनसे लोगों को खाना दिया जा रहा है। यहां से हमारे सहयोगी दिग्विजय ने ऐसे कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। खगड़िया के दुर्गापुर में स्थित एक कम्युनिटी किचन जो चल रहा है, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं और वहाँ का ये तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं कि इस कैंप में प्रतिदिन 1200 से 1300 लोग जो बाढ़ पीड़ित है वो यहाँ पर भोजन करते हैं। जो स्थिति आप ये देख सकते हैं कि सुबह और शाम भोजन करने के लिए बाढ़ पीड़ित यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जो कैंप में साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और जो पूरा तरह से कहे कि जो बाढ़ से प्रभावित जो रहीमपुर मध्य है वहाँ के ये बाढ़ पीड़ित है, इनको दोनों टाइम भात दाल और सब्जी दिया जा रहा है। क्या क्या मिल रहा है? कहाँ पर आप आई हुई खाने के लिए? दुर्गापुर में खाने के लिए आए हैं। मेरा घर भी दुर्गापुर हुआ, हम दुर्गापुर में आए हैं खाने के लिए। घर में पूरा पानी है? जी, पूरा घर में पानी है, छोटा बच्चा भी है, सब घरे में रहता है। यहाँ क्या क्या मिलता है खाने में? यहाँ पे मिलता है दाल चावल सब्जी। अच्छा जी, संतुष्ट है ना? और कुछ मिलना चाहिए? तो और चीज़ बच्चा के लिए दूध नहीं मिलना चाहिए? सुबह में जब खाना मिलता है 12-1 बज जाता है, तो सुबह के लिए नाश्ता के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। नाश्ता में कुछ नहीं मिलता है। अच्छा जी, चावल मिला है, दाल मिला है, सब्जी मिला है, कुछ नहीं मिला। तो ये खाना तो मिल रहा है ना? हाँ, खाना हाँ सुबह सब मिल रहा है। आसान तो है ना ये? हाँ, आसान है। यहाँ पर हाँ, कुछ तो राहत मिला ना? हाँ, कुछ राहत मिला। तो पूरे परिवार के साथ आती है खाने के लिए? हाँ, पूरे परिवार के साथ आते हैं। बुरी माँ है, उसको लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत खाना लेके जाकर लेते हैं। राहत तो है ना? हाँ, राहत है। इस समय वर्तमान में 57 सामुदायिक किचन संचालित किए जा रहे हैं खगड़िया जिला के अंतर्गत विभिन्न अंचलों में। क्या क्या दिया जा रहा है खाने में? खाना दाल चावल सब्जी
ये जैसा कि स्थानीय हम लोग पता लगाएं कि लोगों की इच्छा क्या है, तो उसके क्रम में दाल चावल और सब्जी का जो है व्यवस्था किया जा रहा है, जिसमें दाल और सब्जी ये अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से दे दी जा रही है। जैसे किसी दिन आपका अरहर दाल है और किसी दिन टेस्ट के अनुसार मसूर की दाल, इस तरह से टेस्ट के हिसाब से लोग स्थानीय जो परिचालन पदाधिकारी हैं वो चेंज कर ले रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर जो मेडिकल कैंप है वहाँ उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो बाढ़ से जो प्रभावित जो लोग हैं, जो बाढ़ से घिरे हुए लोग हैं, उनके लिए ये कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जहाँ पर कि देख सकते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है वहाँ पर दोनों टाइम भोजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और जिस तरह गंगा नदी के जलस्तर में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, ऐसे में ये कह सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित की भी मुश्किलें धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई कार्यक्रमों का योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। सीधे आप सबको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं, गुजरात ने इसे करीब से देखा है। ये हर कालखंड की मांग रही है कि हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें। लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है।
इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है, और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे। चलिए बढ़ते हैं एक बार फिर बिहार की खबरों की ओर और बात करते हैं पूर्णिया के। पूर्णिया के रुपौली पंचायत में कई ऐसे जगह जो बाढ़ से प्रभावित है, जहां आम इंसान के साथ साथ जानवर यानी मवेशी भी परेशान है। हालांकि अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ रुपौली प्रखंड के तेलडीहा गांव में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग अपने माल मवेशी को लेकर रोड के किनारे पे खड़े हैं, यहीं पे शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं कि कैसे वो लोग रह रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सरोजनी देवी। अच्छा, बाढ़ आई हुई है काफ़ी? जी। क्या स्थिति है बाढ़ का? पूरा पानी है, 10-15 दिन से सब कुछ डूब गया, घर में भी पानी है और किसी तरह रहे हैं। माल मवेशी को कैसे रखते हैं? ऐसे किसी तरह रोड पे रखते हैं, रोड के किनारे ही। चारा वगैरह का कुछ व्यवस्था? कुछ नहीं है सर। आप बताइए, मवेशी को कैसे रखते हैं यहाँ? मवेशी के सर रोड पर रखते हैं, किसी तरह घास भूसा नहीं मिलता है, आधा पेट खिला कर रखते हैं सर। ये आदमी का भी सर खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, रोड पर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, इसीलिए बाल बच्चा के भी दिक्कत हो रहा है, खाने पीने के लिए नहीं मिल। शासन की तरफ से कोई सुविधा मिली? कोई सुविधा नहीं मिली है। बहुआ बासा से क्या स्थिति है उधर? बहुत गंभीर। कहाँ जा रहे हैं? बेटा गरीब का जीने जा रहे हैं, कहीं जीने का ठहर। मवेशी लेके कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं जहाँ ऊपर होगा। अच्छा, मवेशी के लिए कुछ चारा मिल रहा है? कहीं नहीं है, जा रहे हैं कहीं खोजेंगे। 10,000 20,000 रुपये बीघा मिल रहा है, भैंसिए बेच लेंगे, उधर उसी को खिया के दे देंगे। अच्छा, पानी से छाँक के ला रहे हैं? पानी से छाँक के ला रहे हैं, मवेशी के लिए ले जा रहे हैं? मवेशी के लिए। क्या स्थिति है बाढ़ का? बाढ़ का बहुत गंभीर समस्या है। कैसे रह रहे हैं लोग? बहुत दिक्कत से रह रहा है। मवेशी सबको कैसे रख रहे हैं? मवेशी सबको बहुत आधा पेट खिला के रखते हैं। आधा पेट खिला के रखते हैं। और बहुत लोग मवेशी बेच भी रहे हैं। हाँ, बहुत भी बेच रही है। कारण खाने से बेच रहे हैं। कुछ प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है? कुछ अभी कुछ नहीं मिल रहा। माल मवेशी यही रोड पर चलता है, रखते हैं। यहाँ पर खिलाने का भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे पानी में डूब कर लाते हैं, खिलाते हैं, आधा पेट खिलाते हैं। इससे क्या होता है? प्रशासन की तरफ से क्या चाहते हैं? प्रशासन की तरफ से कुछ मिल जाए मदद तो वह ठीक है ना। इस इलाके में पूरा बाढ़ है और लोग अपने माल मवेशी को लेकर रोड के किनारे रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के तरफ से माल मवेशी के लिए भी चारा की कुछ व्यवस्था हो, ताकि इनका जो मवेशी है उनकी भी ज़िंदगी बच सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, टीकापट्टी, पूर्णिया। और अब बात कटिहार से आई उस तस्वीर की करते हैं जो हैरान और परेशान भी कर रही है। कटिहार के प्राणपुर में बच्चे जान की बाजी लगाकर स्टंट कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर रही है। ये तस्वीरें केवाला पंचायत के सरदार टोला की है। बिजली के हाई टेंशन तार के नीचे पेड़ पर चढ़कर बच्चे जान की बाजी लगाकर यहाँ स्टंट करते नजर आ रहे हैं। हादसे को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। हालांकि कई बार मुखिया ने इन बच्चों को समझाया भी, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। इस हाई टेंशन तार से बिजली की सप्लाई हो रही है, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति, जो गंगा नदी का पानी का जो स्थिति है और बाढ़ की जो स्थिति है, उस स्थिति में हमने भी स्थल निरीक्षण किया। कुछ बच्चे जो हैं वो छलांग मार रहे थे, पेड़ पर चढ़कर छलांग मार रहे थे। ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार है और नीचे तो एक बाढ़ का पानी में डूबने का भी खतरा है। इससे लोगों को हमने समझा बुझा कर आए हैं वहाँ से
और दोबारा इस तरह से बच्चा इस तरह का हरकत नहीं करे। हम लोग ये सारा चीज़ उनके घर अभिभावक लोगों को बोल के आए हैं कि ताकि आपके इस बाढ़ की, इस आपदा की स्थिति में और कोई दूसरी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। सीतामढ़ी को नेपाल से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 104 की हालत भी बेहद खराब है। हालांकि यहां नेशनल हाईवे में कई जगह पुल बनाए जा रहे थे और पुल बनाने को लेकर डायवर्सन भी बनाया गया, लेकिन बाढ़ के पानी में डायवर्सन पूरी तरह से डूब गया है। अब हालत यह है कि यहां यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। बच्चे जो हैं पैसे लेकर यहां मोटरसाइकिल को पार करवाते हैं। चंद पैसों के लिए बच्चे जान की बाजी लगा रहे। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के सुंदरपुर गांव में और आप इस सड़क की दुर्दशा देख सकते हैं। यह सड़क सीधे सीतामढ़ी जिले को पड़ोसी मुल्क नेपाल से जोड़ता है और स्थिति काफी भयावह है। आवागमन पूरी तरीके से ठप है। जो अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुआ है, उसके कारण यहाँ पर पुल निर्माण पिछले लंबे अरसे से कछुए की गति से हो रहा है। जो पुल निर्माण कार्य तेजी से होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, और जिसका नतीजा है कि प्रत्येक दिन हजारों लोग जो यहाँ से गुजरते हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं डायवर्सन के कारण किस तरीके से यहाँ के लोगों की जिंदगी नारकीय बनी हुई है, और जो डायवर्सन है उसमें पूरी तरीके से नदी का पानी भर गया है और आवागमन पूरी तरीके से ठप है। लोग काफी परेशान है। पैदल किसी तरीके से यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ट्रैक्टर से यात्रा हो रहा है, तो कहीं चचरी के माध्यम से यात्रा हो रहा है, और लोगों की परेशानी के सामने सरकार पूरी तरीके से बेखबर है। क्योंकि जो पुल निर्माण कार्य सही वक्त पर होना चाहिए, निर्धारित वक्त पर होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है, और इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। और हालात यही है कि संवेदक की मनमानी के कारण हजारों लोग परेशान हैं। क्या स्थिति है आप लोगों को, कितनी परेशानी हो रही है? इस पुल की वजह से बहुत दुर्दशा है। जो अभी जो चालू रोड था उसको खन दिया गया है, और वैसे भी अगर भर देता तो यात्री के आने जाने में सुविधा होती, लेकिन ठेकेदार जो है इस पर कोई अमल नहीं ले रहा है, और सरकार भी अमल नहीं ले रहा है। जो इससे यानी सीमावर्ती क्षेत्र को यह जोड़ती है, दो बॉर्डर को जोड़ती है, परिहार और भीठा मोड़, जबकि यह इंटरनेशनल रोड है। और इस रोड की इतना दुर्दशा है कि जिसका इसमें लगभग 8-9 महीना से काम चालू है, और यह रुक रुक के काम हो रही है। इस पे कोई प्रगति से काम नहीं हो रहा। अगर यह बनाया जा सकता था। हाँ, डायवर्सन को अगर चाहते तो चालू कर सकते थे, लेकिन इस डायवर्सन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण से यात्री को आने जाने में बहुत ही समस्या को कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि सीतामढ़ी से जो सुरसंड को जोड़ने वाली सड़क है उसमें कई जगहों पर पुल का निर्माण हो रहा है, और पुल का निर्माण पिछले लंबे अरसे से हो रहा है, और पुल निर्माण स्थल पर डायवर्सन का निर्माण किया गया है, जहाँ नदी और बरसात का पानी भरा हुआ है और लोगों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। बालू माफिया ने यहां थाना अध्यक्ष पर हमला किया है, पुलिस टीम पर हमला किया है। रानी तालाब पुलिस टीम पर हमला किया गया है बालू माफिया की तरफ से, और इस हमले में थाना अध्यक्ष विमलेश कुमार और एक सिपाही घायल हो गए। हालांकि इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने बरेर टोला में छापेमारी की। इस छापेमारी में शराब और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर दानापुर से, जहां रानी तालाब थाना पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला किया है। इस हमले में विमलेश कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं और एक सिपाही है वो घायल हो गए हैं। हालांकि इस हमले के बाद डीएसपी के नेतृत्व में बरेर टोला में छापेमारी की गई। छापेमारी में शराब और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने 10 से 12 सितंबर तक होने वाले डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का विरोध किया है और कहा है कि इसे रोका जाए। पूरे विश्व के लगभग 41 विश्वविद्यालय को खत लिखा गया इसे लेकर, और ये जो खत लिखा है हिंदू अमेरिका फाउंडेशन के अध्यक्ष सुहाग शुक्ला ने लिखा है। ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने के तमाम विश्वविद्यालय को सलाह दी गई है। फाउंडेशन ने विश्वविद्यालय से विभाजनकारी ताकतों और हिंदू फोबिया फैलाने वालों से खुद को अलग रखने को कहा है। साथ ही फाउंडेशन ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को हिंदू छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित करने को लेकर कहा। फाउंडेशन ने कहा कि ऐसे आयोजनों और अविश्वास के वातावरण से हिंदू छात्र, शिक्षक और कर्मचारी खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विरोध का कार्यक्रम जो है आखिर है क्या। तो देखिए, हिंदुत्व के विरोध का ये कार्यक्रम है और डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कार्यक्रम का इसे लेकर आयोजन किया जा रहा है। हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगा। 10 से 12 सितंबर के बीच वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 40 विश्वविद्यालयों के 45 विभागों की ओर से प्रायोजन का दावा किया जा रहा है। दुनिया भर के नामचीन विश्वविद्यालयों के शामिल होने का भी दावा किया जा रहा है। और आइए आपको अब यह बताते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में होगा क्या होना है इस कार्यक्रम में। तो देखिए, दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात की समीक्षा होगी और दुनिया में हिंदुत्व के बढ़ते प्रभाव से सावधान किया जाएगा। हिंदुत्व के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति भी बनेगी। मीडिया में हिंदुत्व के प्रचार को रोकने का एजेंडा बनेगा। वहीं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ पर रणनीति बनेगी। तमाम चीजें जो इस कार्यक्रम में होंगी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और अब ये जानते हैं कि कार्यक्रम करने वालों का क्या आरोप है, क्या आरोप वो लगा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस पर हिंदुत्व को थोपने का आरोप जो है कार्यक्रम के आयोजक लगा रहे हैं। इसके अलावा दलितों, अल्पसंख्यकों को परेशान करने का आरोप है। लोकतांत्रिक स्वर और मानवाधिकार को कुचलने का भी आरोप इन लोगों ने लगाया है। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया है। सवर्ण हिंदूवादी सत्ता थोपने का भी आरोप जो है वो आयोजनकर्ता लगा रहे हैं। और देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आखिर क्यों हो रहा है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में हिंदुओं का उत्पीड़न बढ़ेगा। अगर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो हिंदू जो छात्र हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां के हिंदू कर्मचारियों पर उत्पीड़न बढ़ेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में हिंदुओं के साथ भेदभाव भी बढ़ेगा। हिंदू छात्र और शिक्षक खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे। कार्यक्रम से धर्मों के बीच कट्टरता को बढ़ावा तक मिलेगा। हिंदुओं के खिलाफ नफरत की भावना बढ़ेगी। अगर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होगा तो ये नतीजे उसके आ सकते हैं। इधर पटना के फुलवारी शरीफ में खप्पर पूजा का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी से बचाने के लिए इस पूजा का आयोजन किया गया था और इस पूजा में खासतौर पर पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 200 साल पहले से यहां खप्पर पूजा का आयोजन हो रहा है। इस पूजा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। हालांकि रामकृपाल यादव ने भी यहां मत्था टेका देवी के मंदिर में और माता के दरबार में जाकर उन्होंने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने की मन्नत भी मांगी। तो यहां कोरोना को भगाने के लिए खप्पर पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन यहीं कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया गया। न्यूज़ 18 अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक